हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की विच इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th और इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, देन एटीपी और इसका रोल, difference between aerobic and anaerobic respiration with the help of chart, then human respiratory system we will study it with the help of animated video, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या है और कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलीज में। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, आप इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देन हैंड रिटन नोट्स विल बी देयर, क्वेश्चंस विल बी देयर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। हम सबको पता है कि कार को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। ये फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसी एनर्जी को कार यूज़ करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर पाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो जाता है। द सेम थिंग हैपन्स इन आवर बॉडी एज वेल। हमारी बॉडी के लिए द फ्यूल इज़ फूड। तो जो हम फूड खाते हैं ये फूड ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़। जो हम चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, इन सब के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है दैट कम्स फ्रॉम फूड आफ्टर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है, तो हम इसको रिलीज कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। We can define respiration as the food material which is taken in during the process of nutrition is used inside the cell to provide energy for various life processes and it takes place inside the cell, इसलिए हम इसको cellular respiration भी कह सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो। कई बार रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकती है। तो चलिए अब हम समझते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर प्रोड्यूस करता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस ग्लूकोज इज एक्चुअली अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होंगे और यह प्रोसेस होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस सेम होगी, पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन अब यहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट ब्रेक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स में और साथ ही रिलीज होता है वाटर एंड एनर्जी। क्योंकि ये प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए हम इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे उन मसल सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे केस में ये पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं लैक्टिक एसिड में एंड दीज लैक्टिक एसिड्स आर द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। साथ ही रिलीज होता है एनर्जी और इस टाइम पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ईस्ट में पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, carbon dioxide and energy, and this process results into the formation of 2 ATP molecules। क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दीज आर द 3 डिफरेंट पाथवेज जहाँ पर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पर सबसे ज़्यादा एनर्जी हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में ही प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ अराउंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और मसल सेल्स में या फिर ईस्ट सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशंस के कंपैरेटिवली कम एटीपी का प्रोडक्शन होता है, दैट इज अराउंड 2 एटीपी। रेस्पिरेशन के टाइम पर अब जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो चलिए अब हम एटीपी के बारे में समझते हैं। एटीपी एक्चुअली एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल्स। अब ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स एडिनोसिन के साथ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स अटैच्ड हैं जिसे हम एटीपी कहते हैं। एंड एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
दैट मीन्स एडीपी के पास एडिनोसिन के साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स अटैच्ड हैं। सो जो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर एक एटीपी फॉर्म करते हैं। अब ये एटीपी सेल्स में स्टोर हो जाता है तब तक के लिए जब तक हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अब इस एटीपी को ब्रेक करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग कर लिए जाते हैं and this energy is released which can be used to perform the various functions. Now let us discuss the difference between aerobic and anaerobic respiration. ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार आता है। अगर ये आए तो यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस वे। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेयर एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो, और मसल सेल्स में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितनी? दैट इज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर एज इन द केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज 2 एटीपी। तो अब आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में एयर एंटर करती है नोस्ट्रिल से या फिर माउथ से। अब आपको पता होगा कि नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। दीज हेयर एंड म्यूकस एक्चुअली हेल्प्स इन द प्राइमरी फिल्टरेशन ऑफ द एयर। एज यू ऑल नो एयर में डस्ट भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हेयर और म्यूकस यहाँ पर इन्हें ट्रैप कर लेते हैं एंड दे डोंट अलाउ देम टू एंटर द बॉडी। आफ्टर दैट एयर रीचेज द फायरनिक्स। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड फायरनिक्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इधर से होते हुए एयर रीच करती है लाइनेक्स में विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। देन इट मूव्स टू द ट्रेकिया। दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रेकिया विच हैज सेवरल रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन है ट्रेकिया को शेप देना and it also prevents the trachea from collapsing. After that, air reaches the bronchs. There are left and right bronchs. These bronchs are further divided into the bronchioles. So these regions are bronchioles और bronchioles के बाद finally it reaches the alveoles. So alveoles वो primary site है जहाँ पर gaseous exchange होता है. Absorption of oxygen from the air is done in the alveoles. एल्वियोलीज ब्लड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जिस वजह से डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन एयर से मूव होता हुआ ब्लड में सप्लाई हो जाता है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पर एयर की बात करती हूँ तो पूरा का पूरा एयर मूव होता है जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं, पर एल्वियोलीज में आने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड आफ्टर दैट हमारे डायफ्राम फ्लैटन हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से अब हमारे लंग्स में ईजिली एयर सक हो सकता है। देन दिस एयर फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलीज एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन अब एल्वियोलीज तक पहुंच जाता है। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और जब हम एक्सहेल करते हैं डायफ्राम अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। सो दिस इज हाउ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन व्हेन वी इनहेल एंड व्हेन वी एक्सहेल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द gaseous exchange that takes place in the alveolus. Actually, these alveoles are connected to the blood vessels which is called capillaries. अब ये कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाते हैं, दैट मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से एल्वियोलीज में प्रेजेंट एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलीज में डिफ्यूज हो जाता है।
Now this deoxygenated blood has changed into the oxygenated blood. अब ये ब्लड बॉडी के हर सेल्स को जाकर ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. इस ऑक्सीजन को यूज़ करके सेल्स अब ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्लड से अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलीज में रीच होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलीज से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंकाई, देन ट्रेकिया, लारिंक्स, फायरनेक्स एंड अल्टीमेटली नोस्ट्रल से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन. एंड दिस इज़ अ हैंड रिटन नोट्स ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक. इसके पेज नंबर्स नीचे लिखे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. आप चाहें तो इसकी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स and these are the questions which was asked previously in the previous years, and now it's a quiz time. So the question is, what type of respiration takes place in the human muscle cells during vigorous physical exercise? So answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.